सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज का जो हमारा एपिसोड है ये बेसिकली एक अधूरी छोड़ी हुई कहानी को पूरा करने वाला है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर जो था उसकी एक कहानी जो है एक्सट्रैक्शन, उसका हमने सेकेंड पार्ट करना है, जिसके अंदर अब मैं आपको बताने वाली हूँ मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इससे पहले वाले एपिसोड में इनरिचमेंट ऑफ ओर और साथ ही साथ लो रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मैंने आपको वो बताया था। तो चलिए देखते हैं कि मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारे मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यानी कि कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिकली हमें कार्बोनेट ओर में या फिर सल्फाइड ओर में मिलते हैं। और इन दोनों को हम दो प्रोसेसेस से निकाल सकते हैं। पहला होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस है ये हम बेसिकली कार्बोनेट ओर से मेटल्स को या फिर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो रोस्टिंग का प्रोसीजर है मैंने आपको पहली वीडियो में जिसमें हमने लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को निकाला था मैंने आपको उसमें बताया था कि सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का बेसिकली काम एक ही होता है कि हम इनको इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म से ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जिसका मेन रीज़न ये है कि जब कोई भी मेटल ऑक्साइड फॉर्म में होता है तो उसकी प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करना ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इन कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म। आप जब ये मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस भी इसी वीडियो में बताऊंगी। सो अभी के लिए ये है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का मेन मोटिव ये है कि हम मेटल को उसके कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म से ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जब एक बार मेटल्स को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है उसके बाद हम मेटल्स को रिड्यूस कराते हैं। यानी कि अगर हमारे पास CaO बना है तो हम उसको एक उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स से रिएक्ट करा देंगे। यानी कि ऑक्सीजन जिसके साथ एक तरह से अटैच हो सके, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस कर सके, उस मेटल के साथ उसे रिएक्ट करा देंगे। हम ज़्यादातर बेसिकली कार्बन को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑक्सीजन कार्बन के साथ ज़्यादा जल्दी से बाइंड अप हो जाता है। तो अगर हम CaO को रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन से तो एक तरह से Ca बन जाएगा एक तरफ और दूसरे में साथ में हमें मिलेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेसिकली अब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और हमारे पास एक इम्प्योर कैल्शियम है। कैल्शियम इम्प्योर हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी और उन इम्प्योरिटीज़ को हम रिफाइनिंग के प्रोसेस से ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो इक्वेशंस दी हैं कैल्सिनेशन की। इसमें मैं कार्बोनेट ओर से कैल्शियम को ऑब्टेन कर रही हूँ। तो पहले हीट करेंगे। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन का सप्लाई या तो होता नहीं है या फिर बहुत लिमिटेड होता है। तो हम इसको हीट करेंगे तो ये CaO और CO2 में स्प्लिट कर गया। अब हमने CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिडक्शन कराई कार्बन के साथ तो हमें Ca मिला यानी कि कैल्शियम मिला जो इम्प्योर है। अब हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी बोल सकते हो, नॉर्मल रिफाइनिंग भी बोल सकते हो, दैट्स ऑल योर विश। बट हाँ एक चीज़ है कि अगर हमें सेम चीज़ यानी कि अगर हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय रोस्टिंग तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ता है। तो रिफाइनिंग में क्या होता है, आपने एक सोल्यूशन लिया कैल्शियम का। आप ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई भी एलिमेंट को कोई भी मेटल को रिफाइन कर रहे हो तो आपको कैथोड, एनोड और सोल्यूशन तीनों चीज़ों में उसी एलिमेंट के सोल्यूशंस या फिर सब्सटेंसेस लेने हैं। लाइक एनोड की आप बहुत मोटी स्ट्रिप लेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और उस पे होगा आपका इम्प्योर कैल्शियम बिकॉज मैं कैल्शियम को रिफाइन कर रही हूँ इसलिए इम्प्योर कैल्शियम। और कैथोड की आप बहुत पतली स्ट्रिप लेंगे और उस पर होगा प्योर कैल्शियम। और जो सोल्यूशन होगा वो कैल्शियम का ही कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है लाइक CaSO4, CaCl2 ऐसे आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो होगा क्या कि एनोड से जो भी इम्प्योर कॉपर है कैल्शियम है वो सोल्यूशन में मूव करेगा और सारा का सारा प्योर कैल्शियम आपका धीरे 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 करके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और कैथोड मोटी हो जाएगी और एनोड पतली हो जाएगी। और फिर जो कैथोड पे कैल्शियम डिपॉजिट होगा वो होगा आपका प्योर कैल्शियम।
और सोल्यूशन में नीचे एनोड मड रह जाएगी जिसमें सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। तो यही है रिफाइनिंग का प्रोसीजर, जिस तरह से हम मेटल्स को बेसिकली रिफाइन करते हैं उनको प्योर मेटल्स ऑब्टेन करने के लिए। मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स को ऑब्टेन करना इस हिसाब से थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो अब यहाँ पे है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस। कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट ओर के लिए होता है, रोस्टिंग जो होता है वो सल्फाइड ओर के लिए होता है। कैल्सिनेशन में लिमिटेड या फिर कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहती है, बट रोस्टिंग में कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई रहती है। फिर आगे एक एक इक्वेशन का एग्जांपल है। कैल्सिनेशन में जिंक कार्बोनेट को ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है विद द प्रेजेंस ऑफ हीट, और रोस्टिंग में जिंक सल्फाइड को हमने कन्वर्ट किया है जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का यूज़ करके। तो यही था। पर हाँ, इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो है व्हाट इज़ थर्माइट रिएक्शन। तो मैं आपको थर्माइट रिएक्शन अभी बताती हूँ। तो अगला अब जो थर्माइट रिएक्शन है वो ये है कि जो आयरन, जब हम उसको आयरन को सल्फाइड या कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद उसकी रिडक्शन कार्बन से नहीं बट एल्यूमिनियम से कराई जाती है ज़्यादातर। और ये रिएक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जो आयरन ऑब्टेन होता है उसके बाद वो मोल्टन स्टेट में मिलता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है और इसी की वजह से हम इस रिएक्शन को रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में यूज़ करते हैं। जब रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करना होता है तो वहाँ पे क्रैक्स आए होते हैं ट्रैक में, उसमें हम पाउडर्ड फॉर्म में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड डाल देते हैं। उसके बाद जब वो रिएक्शन होता है अपने आप, तो उसके बाद आयरन मोल्टन स्टेट में मिलता है और उसके बाद वो जब ठंडा हो जाता है आयरन, तो वो जो क्रैक्स आए होते हैं उन्हें ज्वाइन कर लेता है। इसकी वजह से इसे इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस, करोजन, और उसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अलॉयज बताऊंगी, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपसे ज़्यादातर बोर्ड में पूछी जा सकती हैं, और क्योंकि इस बार 1 मार्कर्स हैं तो दैट इज़ द मेन रिस्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।